अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं अब आपको क्या पढ़ाने लगी हूँ इस लेक्चर में। हम ये पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास वाटर पॉल्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमारी बुक में जो टेस्ट योर सेल्फ गिवन है हम उसको भी सॉल्व करेंगे और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी पेपर में इन क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह लिखने हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब हम क्या देखने लगे, हम पहले ये बात करेंगे कि हमारे पास जो वाटर पॉल्यूशन हो गई है, जो हमने देखा कि उसके कितने ज़्यादा सोर्सेज थे। इंडस्ट्रियल सोर्स था, डोमेस्टिक था, साथ ही साथ आपका एग्रीकल्चरल सोर्स भी था। इन सारे सोर्सेज को देखने के बाद अब हमने क्या देखना है कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो गई है तो उसके नुकसानात क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस इन इजी वर्ड्स, ठीक है। हमने डिसएडवांटेजेस देखने हैं, उसके बारे में बात करनी है और इससे हमें यह पता लग जाएगा कि डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। पॉल्यूशन अपने साथ डिसएडवांटेजेस लेके आती है, ये बात याद रखना है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो चाहे आपके पास वाटर पॉल्यूशन हो। लेकिन कोई ना कोई ऐसा नुकसान लाजमी होता है जो ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है। हमने उन्हीं नुकसानात पे बात करनी है क्योंकि ये वो नुकसानात हैं कि जब लाइफ अफेक्ट होने लग जाती है ना तो उन डेंजर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कंट्रोल तो आप तब करेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि आखिर इशू है क्या। उसी इशू पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि इट इज़ हैज़र्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपसे मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई नुकसान हो रहा होगा सबसे पहला अफेक्ट आप, मैं, हम सब इंसान फेस करते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फेस नहीं करता, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म फेस कर रहा होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इस तरह की क्रिएशन है कि एक्सप्रेसिव हैं, पता चल जाता है। साथ ही साथ हम ऐसी क्रिएशन है जिन्होंने बाकी चीज़ें भी कंट्रोल करनी है, ठीक है। मतलब कंट्रोल कैसे करनी है, एनवायरनमेंट को सेट रखना है ताकि पॉल्यूशन ना हो सके। इसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन हेल्थ ज़रूरी है। ख़राब हो गई अगर सेहत तो फिर कैसे आप एनवायरनमेंट की सेहत का ख्याल रखेंगे। इसी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो सबसे पहली चीज़ अफेक्ट हो रही है वो ह्यूमन हेल्थ है और उस पर इतना ख्याल और इतनी फ़िक्र इसीलिए जाहिर की जा रही है। ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो गई है तो बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो जाएंगी। अब वो पानी पीने से जो कि पोल्यूटेड हो गया है, जिसमें बहुत सारी पोल्यूशन है, उस पानी को पीने का नुकसान ये होगा स्टूडेंट्स कि इसकी वजह से डिजीज़ होंगी। किस किस्म की डिजीज़ होंगी याद रख लेना है आप सब ने। इसमें आपके पास कॉलरा होती है, ठीक है, कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, ठीक है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के जिस पे परेशान नहीं होना कि ये डिजीज़ कौन सी हैं और इनकी डिटेल क्या है, क्योंकि इनकी डिटेल अभी हमने पढ़नी है और बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़नी है, ठीक है। अभी हमने इसके बाद, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वाटर बोर्न डिजीज़ का, उसमें हमने यही डिजीज़ पढ़नी है। तब आपको पता लग जाएगा कि ये बीमारियाँ क्या होती हैं, इनकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। अभी के लिए क्या कहा गया है कि आपको बताया गया है कि ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने इसको लिखना है, जिस तरह हमने इसको पेपर में लिखना है, इस पॉइंट को अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, तो आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस लिखने के लिए क्या सिर्फ यही 3 बीमारियां लिखनी है? ऐसा नहीं है। आपने सारी की सारी डिजीज़ लिखनी है, जितनी आपके पास बुक में गिवन है वो सारी डिजीज़ को मेंशन करें। कोई भी डिजीज़ मेंशन कर ले, इन तीनों के अलावा भी आपको सिर्फ यूँ समझ लें कि बेसिक चीज़ बताई जा रही है कि डिजीज़ होती हैं। इन्हीं डिजीज़ को स्टूडेंट्स वाटर बॉर्न डिजीज़ भी कहते हैं। मैंने इस पे पहले भी 1-2 लेक्चर्स में बात की है। डिटेल अभी हमने नहीं पढ़नी, डिटेल हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि अफेक्ट क्या है वाटर पॉल्यूशन का। पॉल्यूटेड वाटर सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। यही बात मैंने अभी आपसे की कि ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमन तक अफेक्ट रहेगा और ह्यूमंस से आगे अफेक्ट कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों होता है ये इफेक्ट कंटिन्यू? इसकी वजह ये है कि लाइफ अफेक्ट हो रही है ना। जिस पानी को आप और मैं पी रहे हैं, इसी पानी को बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पी रहे हैं, जिसमें आपके पास बर्ड्स हैं और हम बात कर रहे हैं बाकी एनिमल्स की, ठीक है। पीने की वजह से ही नुकसानात होते हैं। वाटर साफ़ होगा तो कोई लॉस नहीं, वाटर अगर साफ़ नहीं है तो सीरियस किस्म के लॉसेज हैं जिसमें सीरियस डिजीज़ आ जाती हैं। सारी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या बात करनी है कि ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है उस पानी को पीने की वजह से, एनिमल्स की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, बर्ड्स की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी।
अब ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें होता क्या है। देखिए आपके पास वाटर में एल्गल ब्लूम बनेगा, सबको याद होगा। ये जो एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन हो गई है ना, इस एल्गल ब्लूम में होता क्या, अब एल्जी तो बन गए, इन्होंने वाटर को कवर तो कर लिया। सबसे पहले तो जब वाटर को कवर कर लिया है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, रोक देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो उसके बाद नुकसान क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद ये नुकसान होगा कि इस एल्जी की डेथ होनी है ना, एल्जी की, उसके बाद इन्होंने डीकम्पोज होना है। इस डीकम्पोजिशन में मजीद ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, ठीक है। वो ऑक्सीजन अब क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से आपके पास देखें लाइफ बारी बारी हम कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ें कि हर तरह की लाइफ अफेक्ट होती जा रही है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स और बर्ड्स की हो, या वो लाइफ आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स की हो। ठीक हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ याद रखना एक्वेटिक प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक प्लांट्स की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, रेस्पिरेशन ही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से प्लांट्स तक कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जा सकेगी। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स एक्वेटिक एनिमल्स की रेस्पिरेशन नहीं है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स एनवायरनमेंट भी है, लेकिन एल्गल ब्लूम ने क्योंकि पूरे वाटर को कवर किया हुआ है, ये वाटर के अंदर जाने ही नहीं देंगे ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इजी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इफेक्ट है, इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी, हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये थर्ड था। फोर्थ है स्टूडेंट्स, इट इज़ डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन। ये जो फूड चेन का लिंक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि फूड चेन क्या होता है, हमने पढ़ा है स्कूल में, हमने इससे पहले 6-7 क्लास में फूड चेन के बारे में डिटेल पढ़ी हुई है कि फूड चेन क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट अल्लाह ताला ने इस तरह से सेट किया हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, और इस तरह से ना तो किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं ना कि अगर प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स ही नहीं होंगे तो प्लांट्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर इंसानों के रहने के लिए या बाकी एनिमल्स के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मेंटेन्ड है। एनिमल्स हैं हर्बीवोर्स जिनको कहते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, फिर कार्निवोर्स हैं जो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। ये इस तरह से पूरा फूड चेन मेंटेन रहता है। अब फूड चेन में आपके पास जाहिर सी बात है, याद रखना है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। फूड चेन में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है। अगर आपके पास एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो फूड चेन, कोई तो ऐसे भी है ना जिनके अंदर ये एक्वेटिक लाइफ थी, वो डिस्टर्ब हो गई। अब उसके डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा कि उसके डिस्टर्ब होने की वजह से नुकसान ये होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जिन चीज़ों ने या जिन एनिमल्स ने अपना सर्वाइवल इन एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स पे करना है, उनका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। इन ईजी वर्ड्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उनका सर्वाइवल ख़त्म होगा, उनका सर्वाइवल बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट होगा। इसी इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास फूड चेन में डिस्ट्रप्शन आ जाती है, जो नॉर्मली फूड चेन कंटिन्यू होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सारी की सारी बातें इंटरलिंक्ड है। आपके पास ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होगी, एनिमल हेल्थ अफेक्ट होगी, प्लांट्स हेल्थ अफेक्ट होगी, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होगी। इसी वजह से फाइनल इफेक्ट हम क्या पढ़ें, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इनको अलहदा नहीं समझना, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, इट रिड्यूसेस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। तो एस्थेटिक क्वालिटी पे भी बात कर लेते हैं। एस्थेटिक क्वालिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस्थेटिक क्वालिटी। एस्थेटिक क्वालिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास एस्थेटिक्स, खूबसूरती में, बहुत इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास एस्थेटिक्स का मतलब है कि कोई चीज़ जिस खूबसूरती वाली साइड पे, जिस तरह अब लेक्स हैं, अगर वो क्लियर होंगे, उनके अंदर कोई जिस तरह गार्बेज होता है वो नहीं ऐड होगा, उनका कलर बिल्कुल बहुत खूबसूरत जो नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से वो अगर वैसे ही रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये होगा कि वो देखने में भी प्यारे लगते हैं, ठीक है, लेक्स भी और रिवर्स भी। लेकिन अगर उनके अंदर गार्बेज है, पॉल्यूशन है, किसी भी किस्म की पॉल्यूशन है, वो देखने से उतने अपीलिंग और उतने खूबसूरत नहीं लगते जितने कि नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो बनाए गए हैं।
ये जो अपील ख़त्म होती है ना, ये जो खूबसूरती ख़त्म होती है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहली बात, आप लेक्स को, रिवर्स को उस तरह इंजॉय नहीं कर सकेंगे ना जिस तरह आपको पता है कि रीसेंट स्टडीज़ आई हैं जिस तरह की कि कराची में जो सी व्यू है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होने लग गया है। तो जो लोग बीच पे जाते हैं, जो लोग वहाँ उस सी व्यू को एंजॉय करने जाते हैं, आप खुद सोचें कि उनके लिए कितना ये नुकसान की बात हो गई है। क्योंकि देखें, एक जगह साफ़ सुथरी हो, खूबसूरत हो, वहाँ जाने का दिल करता है। अगर कोई जगह खूबसूरत ही नहीं रही, साफ़ सुथरी नहीं रही, तो वहाँ जाने का उस तरह से दिल भी नहीं करता। बात समझ में आ रही है? मुश्किल चीज़ें नहीं है, चीज़ें आसान है हमारी केमिस्ट्री की, हमने सिर्फ समझ के चलना है। तो याद रखना है कि एस्थेटिक क्वालिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेक्स और रिवर्स और सी व्यू, ये सारी चीज़ें जिस तरह से पहले अपीलिंग लग रही होती हैं वैसे नहीं लगती। सुनने में लगता है कि शायद इनका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या ब्यूटी ख़राब हो रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सारा जो जितनी आपके पास वाटर बॉडीज़ हैं, अगर ये अफेक्ट हो रही हैं तो इनके अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हो रहे हैं, इनके अंदर मौजूद लाइफ अफेक्ट हो रही है। उस लाइफ के इफेक्ट को सोच के भी बुरा लगता है, ठीक है, कि ये लाइफ क्यों इस तरह से अफेक्ट हो रही है, इस तरह नहीं होनी चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। इसीलिए याद रखना है कि एस्थेटिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और फाइनली हम क्या पढ़ेंगे कि इट इज़ अनफिट फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस। अनफिट फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस। अब क्लीनिंग हो, वॉशिंग हो, इन सब चीज़ों के लिए भी अनफिट हो जाएगा। पानी क्यों यूज़ किया जाता है? पानी यूज़ किया जाता है जब आप क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, तो पानी क्यों यूज़ करते हैं? ताकि किसी चीज़ को अच्छी तरह से साफ़ किया जा सके, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना रहे, ठीक है। आप किसी चीज़ को क्लीनिंग कर रहे हैं अगर किसी चीज़ की, तो उसकी सफाई के लिए कर रहे हैं ना। पानी को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि जिस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। लेकिन अब अगर पानी ही साफ़ नहीं है तो किसी और चीज़ को आप कैसे साफ़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जिस तरह कपड़े धोने हैं तो कपड़ों पे आपको पता है डस्ट भी लग जाती है, खाने पीने के निशान भी होते हैं, वो कैसे साफ़ होंगे अगर आपका पानी ही साफ़ नहीं होगा? बल्कि उल्टा क्या होगा कि पानी के पॉल्यूटेड होने की वजह से अगर आप वही पानी यूज़ कर लेंगे कपड़े धोने के लिए, तो आपके कपड़ों पे भी नए किस्म के ना निशान बन जाएंगे। किस चीज़ के? हर पॉल्यूटेंट के। उसमें आपके पास मिट्टी भी हो सकती है, उसमें आपके पास कोई और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके रिवर्स में जा रहे हैं, लेक्स में जा रहे हैं इंडस्ट्रियल साइड से, उसमें आपके पास फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी कपड़ों पे लग जाएंगी। तो इसी वजह से अकल तो यही कहती है कि हम वो पानी यूज़ ही नहीं करते फिर सफाई के लिए। तो देखें, आपके पास वाटर बॉडीज़ तो है, लेकिन अगर वो वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो गई हैं तो इसका मतलब है कि बहुत मेजर पार्ट ऐसा है जो कि अनफिट हो गया फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आपके पास एक मेजर क्वांटिटी वाटर की ऐसी है जो अब यूज़ नहीं हो सकेगी। ये है इसका नुकसान बहुत बड़ा। लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, और लाइफ मज़ीद कैसे अफेक्ट हो रही है? लाइफ ऐसे अफेक्ट हो रही है कि जो नॉर्मल प्रोसेस हैं डेली बेसिस के, वो अफेक्ट हो रहे हैं, क्लीनिंग और वॉशिंग पर्पसेस नहीं पूरे हो पा रहे। तो ये सारे के सारे लॉसेस आप अगर देखें, और अगर आपने मेरा लेक्चर गौर से अभी तक सुना है, तो आपको समझ आएगा कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। कोई चीज़ ये नहीं है कि एक दूसरे से डिफरेंट है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए इनको समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मुझे सुन के ही आपको ये सारे डिसएडवांटेजेस याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज समझाया जाए, साथ ही साथ आपको बताया जाए कि कहाँ पे किस तरह क्या अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स की बात तो हमारे पास ख़त्म हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ दुनिया में ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई में फ्लोरीन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोरीन के बारे में गौर से सुन लीजिए। आपके पास फ्लोरीन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोरीन कंपाउंड्स की प्रेजेंस से क्या चीज़ नोट की गई? नोट ये किया गया कि वहाँ के जो लोग थे उनमें टूथ डिके का जो प्रॉब्लम था वो नहीं हो रहा था। ठीक है, टूथ डिके का इशू आया नहीं। अब क्योंकि टूथ डिके का इशू आया नहीं, उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि उस जगह के जो लोग थे उनको ये पता लग गया कि अगर आपने दांतों की प्रोटेक्शन करनी है, दांतों को डिके से बचाना है, तो फ्लोरीन कंपाउंड्स यूज़ करें। यही रीज़न है कि टूथपेस्ट में फ्लोरीन कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन कंपाउंड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं? स्टोरी बिल्डअप करें अपने माइंड में, किस तरह से हो रहा है कि आपके पास कुछ एरियाज़ थे, उस पानी में, वहाँ की मौजूद वाटर बॉडीज़ में क्योंकि फ्लोरीन के कंपाउंड्स थे, तो इस बात का आइडिया लगाया गया कि यहाँ के जो लोग हैं उनको टूथ डिके का इशू नहीं हो रहा, दांतों में मसले नहीं आ रहे। तो
फिर पता चला कि अच्छा यहाँ पे चीज़ों को टेस्ट किया जाता है ना, ऐसे नहीं एक चीज़ अगर देखी कि अच्छा ये ऐसे हो सकती है फिर उस पर रिलाई कर लिया। अगर टूथ डिके का इशू नहीं हो रहा तो फिर चीज़ों को स्टडी किया जाता है कि आखिर अगर इस एक स्पेसिफिक एरिया में टूथ डिके का इशू नहीं हो रहा, दूसरे में हो रहा है, रीज़न क्या है, आखिर क्या चेंज है इन्वायरमेंट में दोनों जगहों पे। बात समझ आ रही है ना। जो चेंज नोटिस किया गया वो चेंज ये था कि आपके पास ये हुआ स्टूडेंट्स के पानी जो मौजूद था ना उसके अंदर थे फ्लोरीन कंपाउंड्स, और फ्लोरीन कंपाउंड्स टूथ डिके से बचाते हैं। फ्लोरीन पे स्टडीज़ की गई, स्टडीज़ से पता चला कि हाँ जी वाकई फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं वो दांतों को डिके से बचाते हैं, इसीलिए टूथपेस्ट में फ्लोरीन कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। साथ ही साथ आपके टूथपेस्ट पे मेंशन भी होता है, ये आप कभी गौर कीजिएगा, टूथपेस्ट के ऊपर मेंशन होता है कि इसके अंदर फ्लोरीन मौजूद है। यहाँ तक हमने वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स को स्टडी कर लिया है और हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें फ्लोरीन के बारे में डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं जो हमारी बुक में टेस्ट योर सेल्फ 15.3 दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ 15.3 करते हैं और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अब हमने बात करनी है और डिटेल में बात करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में सबसे पहले बात याद रखनी है कि जो आपका वेस्ट इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम दी इंडस्ट्रीज। अब इसको एक और नाम भी हमने दिया था, अगर आप सबको याद हो, हमने इसको एक और नाम भी दिया था जो हमने कहा था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, याद आया, हमने कहा था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है ना स्टूडेंट्स, इसकी ख़ास बात ये है कि इंडस्ट्रियल, वैसे इसकी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि ये आपके वो वेस्ट हैं जो केमिकल हो सकते हैं और सॉलिड वेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, दीज कैन बी केमिकल वेस्ट एज वेल एज सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब ये आते कहाँ से? इंडस्ट्री से आते हैं। इंडस्ट्री से कैसे आते हैं? इंडस्ट्रीज़ में होते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के रिज़ल्ट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं होती और वो इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप इन वाटर बॉडीज़, दे पॉल्यूट दी वाटर बॉडीज़, और उस तरह से वो वाटर बॉडीज़ का जो पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं वो अभी हमने सारे स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, अब आपके पास इसमें हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ मिनरल एसिड्स, ऑयल, ग्रीजेज, ये जितनी चीज़ें बुक में मैंशनड है ना, ये सारी की सारी आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैंने नाम लिए इसके साथ साथ, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, इस वजह से अब मैं आपको सिर्फ नाम लेके बता रही हूँ कि आपने पेपर में किस किस तरह लिखना है। अगर तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने क्या करना है, बता देना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता क्या है। ठीक है, क्या होती है ये चीज़ स्टूडेंट्स? की ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से वेस्ट निकलता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है इन द एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अभी जो मैंने नाम लिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आपके पास ऑयल्स, ग्रीजेज, हैवी मेटल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है एंड योर शॉर्ट क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। ठीक है, अगर तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, लेकिन अगर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मज़ीद आपने इसके बारे में क्या बात करनी है। जो स्टूडेंट्स आपने इसके बारे में मज़ीद बात करनी है ना, उसमें यह है कि आपके पास सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसके इफ़ेक्ट्स, जिस तरह कह लें कि आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास क्वालिटी ऑफ वाटर विल डिटीरियोरेट, या इजी वर्ड्स में क्वालिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज़। क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो पानी पीना होता है। ठीक है, पीने के अलावा क्लीनिंग पर्पसेस में यूज़ होता है, बहुत जगहों में यूज़ होता है ना, इस वजह से वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहला तो नुकसान हमारे पास यही आ गया कि वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है। दूसरा लॉस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वान्टिटी कम हो जाती है। ठीक है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का भी पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ
तो आपको ये पता है कि ये एरो का मतलब है कि क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन आप सबको पता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स के काम आ रही है, इसको कहते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। ये हो जाएगी कम। ये कम क्यों हो जाएगी उसके भी बारे में हमने बहुत डिटेल में बातें की हैं, तो आप सबको पता है कि वो किस तरह से कम होती है। लेकिन इसके कम होने के जो नुकसानात हैं, वो क्या नुकसानात हैं? एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगला इफेक्ट देख लेते हैं। अगला इफेक्ट स्टूडेंट्स ये है कि अब ये क्योंकि ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा, ये सॉइल की तरफ जाएगा, तो ये प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्रॉप्स को अफेक्ट करेगा ये पानी जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, एनिमल्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। साथ ही साथ क्या याद रखने वाली चीज़ है, साथ ही साथ ये याद रखना है आप सबने कि ह्यूमंस में ये क्या चीज़ कॉज करेगा? ह्यूमंस में स्टूडेंट्स ये कॉज करेगा कैंसर और गैस्ट्रो। ये कैंसर और गैस्ट्रो दो इश्यूज़ हैं, डिजीज़ हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया था कि इनके क्या क्या नुकसानात हैं। ये वाले लॉस हैं जो इन वेस्ट की वजह से होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारे के सारे लॉस लिखने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ फाइनल लॉस हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ये क्या करते हैं? बहुत सारे मेटल्स डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। कौन से मेटल्स हैं? कैडमियम है, ठीक है, लेड है और मरकरी है। कैडमियम, लेड एंड मरकरी। लेड, मरकरी, कैडमियम, इन तीनों की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है उसको कहते हैं पॉइजनिंग। कहाँ बढ़ती है क्वांटिटी? ह्यूमन बींग्स में बढ़ती है। साथ साथ बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर में लिखनी है। ये मैं अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ? टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस में ये नहीं गिवन कि आपके पास वो लॉन्ग क्वेश्चन है या वो शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा या वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कैडमियम, लेड, मरकरी। कैडमियम, लेड, मरकरी की पॉइजनिंग होती है। कैसे होती है पॉइजनिंग? वो पानी हम पी लेते हैं। कैडमियम में पॉइजनिंग किस तरह से होगी स्टूडेंट्स? इसकी पॉइजनिंग का रिजल्ट क्या होता है? हाई बीपी, किडनी डैमेज, ठीक है, और साथ ही साथ आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन। आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन, ये तीन लॉस हैं आपके पास कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से, जिसको कहते हैं एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। लेड पॉइजनिंग की तरफ चलते हैं। तो लेड पॉइजनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? लेड पॉइजनिंग जिसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट लेड पॉइजनिंग में किडनीज, लिवर, ब्रेन, सीएनएस, हर चीज़ इफेक्ट होगी। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। डिसफंक्शन होगा मेजॉरिटी ऑर्गन्स का। मैं सिर्फ डिसफंक्शन लिख रही हूँ, बाकी चीज़ें क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दी हैं तो वो आप खुद ही लिखते हैं, ठीक है। मरकरी की पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है? आंसर को हमेशा देखा करें कि आंसर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखना है या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखना है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो डिटेल सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल पे फोकस आपका होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि ये जो वाटर आपके पास एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, ये किस तरह से पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पे जो वाटर यूज़ हो रहा है, ये किस तरह यूज़ होता है? ये यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे किसी ना किसी चीज़ की सफाई सुथराई के लिए। जो सफाई सुथराई के लिए ये यूज़ हो जाएगा ना, तो ये इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में और सुनिए, बात समझ में आनी चाहिए। ये इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है। वाटर विल बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन द इंडस्ट्री। क्लीनिंग किसी चीज़ की भी हो सकती है, आपको पता है वाटर सफाई सुथराई के लिए चाहिए। आपके पास इंडस्ट्री में कितने ही ज़्यादा केमिकल्स हैं, कितने ही ज़्यादा अपरेटस है, इक्विपमेंट है, हर चीज़ की क्लीनिंग की ज़रूरत है ना। तो हर चीज़ की क्लीनिंग के लिए वाटर यूज़ होता है, लेकिन वाटर क्योंकि अपने साथ इम्प्योरिटीज़ को बहा के ले जाता है, तो वो इम्प्योरिटीज़ बहाती हुई कहाँ जाएंगी? वो बाहर चली जाएंगी इंडस्ट्री से। अब उनमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हैं? उनमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं। टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स,
ठीक है। इस तरह से अब आपके पास इस वाटर के अंदर हर तरह का टॉक्सिक केमिकल है, हर तरह का डिटर्जेंट मौजूद है, तो ये अब चला जाएगा वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, ये वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो इसके अंदर जितने हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको क्या नाम दे देते हैं, हम उनको एफ्लुएंट्स कह देते हैं। सारी बात पहले हो चुकी है, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि पेपर में सेम बात दो डिफरेंट स्टेटमेंट से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये वही चीज़ है, एफ्लुएंट्स हैं, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व भी हो सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, डिज़ोल्व और फ्लोट। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपने नुकसानात लिखने हों तो लॉस भी लिखें, अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर भी आप ज़रूर थोड़ा सा डिटेल बताएं, लेकिन जितने मैंने आपको टॉक्सिक केमिकल्स बताए हैं ना कि इस वाटर के अंदर क्या क्या गलत चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिसमें केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ऑयल है, ग्रीस है, ये जितनी आपने पढ़ी हैं टॉक्सिक चीज़ें, उन सारी चीज़ों को भी मेंशन करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आप देख लें कि हमारे पास ये जो पहले दो क्वेश्चन थे, दोनों में ही बात सेम पूछी गई है लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो स्टेटमेंट डिफरेंट देख के कभी भी ये नहीं सोचना कि आपके पास क्वेश्चन चेंज हो गया है या अब आपका आंसर कुछ और होगा। हमेशा ये होता है कि ना पेपर में स्टेटमेंट्स चेंज होके आते हैं क्वेश्चंस, तो स्टेटमेंट्स चेंज को देख के कभी भी नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। वो वही चीज़ होती है जो रिपीट पे पूछी जा रही होती है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करके देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और इंडस्ट्री से रिलेटेड बात हो रही है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड दो चार बातें ही पढ़ी है ना, उन्हीं को लिख दें। शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए उसी को लिखें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि डिटर्जेंट्स का जो यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। डे बाय डे इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास जो सोप है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा क्या होता है कि सोप हार्ड वाटर में अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता। सोप डज नॉट परफॉर्म इट्स क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। अब क्योंकि सोप अपना क्लीनिंग एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा हार्ड वाटर में, इसकी वजह से क्या होगा कि आप, जाहिर सी बात है, आपको कोई चीज़ ऐसी रिप्लेस करनी पड़ेगी कि जो हार्ड वाटर में भी यूज़ हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी नई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो हार्ड वाटर में यूज़ हो सके। हार्ड वाटर की मौजूदगी में सोप तो क्लीनिंग नहीं कर सकता, तो फिर कौन सी चीज़ है जो हार्ड वाटर की मौजूदगी में भी क्लीनिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करती है? वो हैं आपके पास डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स क्लीनिंग करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्जेंट्स विल स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। अब डिटर्जेंट्स का स्टूडेंट्स क्लीनिंग एक्शन क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, इनका स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि हम इसको यूज़ कर लेते हैं, हार्ड वाटर हो या जो मर्जी हो। हार्ड वाटर के अलावा क्या टफ कंडीशन हो सकती है? सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक। अब क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है तो इस वजह से आपके पास फिर से मसला आ जाएगा। हो सकता है सोप हर जगह एक्ट ना करे, और सिर्फ सोप नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन आपके सोप की बात अगर की जाए तो वो हार्ड वाटर में नहीं है। कुछ और क्लीनिंग इंग्रेडिएंट्स होंगे जो एसिडिक सॉल्यूशंस में काम नहीं करेंगे। डिटर्जेंट ऐसी चीज़ है कि जिसको जैसी मर्जी कंडीशन दे दें उसका क्लीनिंग एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि डिटर्जेंट्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है और डिटर्जेंट्स का यूज़ डोमेस्टिक तौर पे बहुत बढ़ता जा रहा है। आपको पता ही है, घरों में हम सब के डिटर्जेंट्स पड़े होते हैं, क्लीनिंग के लिए पड़े होते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका क्लीनिंग एक्शन स्ट्रॉन्ग है। सोप आप सबके घरों में मौजूद है, लेकिन आप हर चीज़ सोप से तो नहीं साफ़ करते ना, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्लीनिंग सोप से खाली नहीं हो सकती। इस वजह से क्या होता है कि आप उसकी जगह डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट इसीलिए हम सब के घरों में मौजूद है। डिटर्जेंट की क्वालिटी ही ये है कि इसका क्लीनिंग एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दो इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, दोनों फ़ायदे आपने पेपर में लिखने हैं। एक तो जो आपने बात करनी है स्टूडेंट्स हार्ड वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, और दूसरा आपने बताना है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है, और वजह क्या देनी है कि डिटर्जेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। ठीक है, इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन। देखें,
कैसे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना कि बायोडिग्रेडेशन होती है और कैसे होती है कि ये प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी चीज़ का डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, उसका डिके करते हैं, और उस दौरान डिके या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हो रही है? अब ऑक्सीजन यूज़ हो रही है एक तो इस प्रोसेस में जिसका नाम है बायोडिग्रेडेशन, साथ ही साथ जो डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके डिके के दौरान, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कंज्यूम हो रही है, डिके में यूज़ हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ में आपके पास उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी जितनी जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो यूज़ होने लग गई है। ये जो ज़्यादा यूज़ होने लग गई है ना, इसकी वजह से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत हद तक हो जाएगी कम। ये बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट बातें हैं, गौर से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर हमें ये बातें समझ में ना आए तो पेपर में बड़े मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेशन का मतलब ही ये, सबसे पहले बायो का मतलब होता है लाइफ, डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिके या डिकम्पोजिशन, लाइफ की मौजूदगी में। तो जो लाइफ मौजूद है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डिके करवा रहे हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, साथ ही साथ डिके के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन यूज़ होगी। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास ऑक्सीजन की बहुत हद तक कमी हो जाएगी, और इतनी एक्सट्रीम कमी होगी कि एक्वेटिक लाइफ इतनी डिस्टर्ब होगी, एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये इतनी मेजर कमी है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस की वजह से या एल्गल ब्लूम के बनने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक हो गया? मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? फर्टिलाइजर्स पे ना अभी हमने डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि फर्टिलाइजर्स की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं फर्टिलाइजर्स होते किस तरह के हैं। आपके पास NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनमें क्या क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, ठीक है। NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी सॉइल में कमी होती है। सॉइल में इनकी कमी होने की वजह से सॉइल में इनका यूज़ बढ़ जाता है। क्या होता है कि क्रॉप्स की और प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकेगी ना, तो सॉइल को फर्टिलाइज़र की फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जिसकी सॉइल को ज़रूरत है। NPK फर्टिलाइज़र से दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं उनके नाम है नाइट्रेट्स, ठीक है, और आपके पास आ जाते हैं फॉस्फेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ये दोनों चीज़ें अब क्या करती हैं? ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स सॉइल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉल्यूशन कॉज करती है। वैसे ये साइड नोट पे बात थी, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स का फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपके पास कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको चाहिए फर्टिलाइज़र। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो फार्मिंग का जितना प्रोसेस हो रहा है उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए याद रखना है कि ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है। सॉइल में जब तक डाल रहे हैं आप तो सॉइल की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ख़त्म कर रहे हैं। सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है आप उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मसला कब बनता है? मसला तब बनता है कि जब ये सॉइल से वॉश ऑफ होके, रन ऑफ जिसको कहते हैं, रन ऑफ होके ये चले जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। वाटर बॉडीज़ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? तो फर्टिलाइजर्स का फंक्शन क्या है कि ये सॉइल्स और प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ करवाते हैं, और किसी सॉइल में अगर किसी जगह पे जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ये उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। मेन अगर पेपर में पूछा जाता है हमेशा NPK फर्टिलाइजर्स को मेंशन करना है, जिसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। इसको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो आपके पास सॉइल में वो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी होती है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास
यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, हाउ पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड्स वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, बात हम मान लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ी भी हुई है। खैर पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वीड हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जो आपके पास बाकी क्रॉप्स और प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ को हैम्पर करे। हैम्पर का क्या मतलब होता है? रोके, ठीक है। जो भी नॉर्मल ग्रोथ को रोकेगी चीज़ उसको कह देते हैं कि वो पेस्ट है, और उस पेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स हों या फर्टिलाइजर्स हों, जब तक तो वो सॉइल के अंदर है, वही वाली बात आ गई, जब तक कि वो सॉइल के अंदर है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि सॉइल को उसकी ज़रूरत है। सॉइल में अगर पेस्ट मौजूद है तो पेस्ट का रिमूवल ज़रूरी है ना, पेस्ट का रिमूवल ज़रूरी है, ठीक है। यही तो काम है आपके पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि पेस्ट का रिमूवल ज़रूरी है। पेस्ट का रिमूवल होगा, कैसे होगा पेस्ट का रिमूवल? पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, पेस्ट रिमूव हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा? सॉइल इस काबिल हो जाएगी वापस से कि उसमें से क्रॉप्स और प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब वो जो ग्रोथ आपने नॉर्मल कर दी है ना, वो बहुत अच्छी बात है, सॉइल के लिए बहुत अच्छी बात है। आप पेस्टिसाइड ऐड करें या फर्टिलाइज़र ऐड करें, जब ये दोनों चीज़ें वाटर में जाएंगी असल नुकसान तब है, ठीक है। तो इस वजह से फर्टिलाइजर्स हों या पेस्टिसाइड्स हों, जब आपके पास ये वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखना है, फर्टिलाइजर्स में तो चले कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई ज़रूरी चीज़ें हैं जो किसी और तरह से अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो पेस्टिसाइड्स है ना, ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स क्यों होते हैं? हार्मफुल केमिकल्स इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इन्होंने पेस्ट रिमूव करने हैं, तो इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? पॉइजनस केमिकल्स मौजूद होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स मौजूद होते हैं क्योंकि इन्होंने पेस्ट को रिमूव करना होता है। केमिकल्स नहीं होंगे तो आप खुद सोचें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सॉइल में, क्या वो उनको ख़त्म किया जा सकेगा? नहीं ख़त्म किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आप ये भी तो देखें ना कि जो वीड हैं या छोटे प्लांट्स जो बाकी क्रॉप्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या ऐसे ख़त्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, उसके लिए हार्मफुल केमिकल्स डालने पड़ते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर डाले, पेस्ट पे उनका इफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपकी जाएंगी वाटर बॉडीज़ के अंदर, तब जाके ये पॉल्यूशन बन जाएंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, वाटर बॉडीज़ में नहीं जाने चाहिए। केमिकल वहीं पे काम होना चाहिए जहाँ उसको यूज़ किया जा रहा है। पॉइजनस केमिकल्स है ना, तो पॉइजनस केमिकल्स को वहीं यूज़ करें जहाँ ज़रूरत है। वाटर बॉडीज़ में इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वाटर बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं? एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, और हमने एयर पॉल्यूशन में भी बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि ये चीज़ें क्यों अफेक्ट करेंगी हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, हम सब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से स्टूडेंट सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनको याद रखना है, ज़रूरी है, प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपको समझ लग जाएगी कि पेपर में किस तरह लिखना है। कॉन्सेप्ट हमें आते होते हैं, सिर्फ होता क्या है कि हमें उसकी नो हाउ कम होती है, या हमें ये नहीं पता होता कि पेपर में लिखने कैसे हैं। पेपर में मैंने लिखने के लिए जो तरीके बताए हैं ना, वो बड़े ज़रूरी हैं। आप लेक्चर को भी सुने जो मैंने डिटेल में इन सारे टॉपिक्स पे दिए, साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को भी देखें। अगर आपने लेक्चर सुना हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस को लिखने का अब तरीका आपको आ गया है। इसके अलावा 3 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं पेपर में। व्हाट आर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, व्हाट आर डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स एंड व्हाट आर एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। इन तीनों क्वेश्चंस को गौर से पढ़ें, क्योंकि आपने हर जगह उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह आपने क्योंकि उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए उसी तरह से इसकी डिटेल को समझें। साथ ही साथ ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पास वाटर पोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। दोनों तरह से जब आपको आते होंगे तो पेपर में लिखना आसान होगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबको लेके चलें, दोबारा से रिवाइज़ कर लें। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उनको दोबारा देख लेंगे तो आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं इस लेक्चर में, जो हमारे पास वाटर के पोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस थे, साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि आपने पेपर में किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनको रिपीट ज़रूर करें। आपको जो मैंने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो जाएं या आपके एग्रीकल्चरल या डोमेस्टिक एफ्लुएंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उनको भी दोबारा लिखें, ताकि आपको पेपर में सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े
चीज़ें शुरू से याद ना करनी पड़ें। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई है, इसलिए आप इसको आराम से रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।